लीजिए सुनिए महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह से गोपाल कृष्ण गोखले की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भारतीय महापुरुषों में यों तो प्रायः सभी के जीवन चरित्र अतिशय उत्साहवर्धक हैं, पर उस निष्काम देशभक्ति और आत्मत्याग का उदाहरण जिसने गोपाल कृष्ण गोखले को सारे राष्ट्र के लिए गर्व और गौरव की वस्तु बना रखा है, कठिनाई से और कहीं मिल सकता है। इसमें संदेह नहीं कि देश में आज ऐसी विभूतियां विद्यमान हैं जिनका बुद्धि वैभव अधिक विशाल है, जिनका पांडित्य अधिक गंभीर है, जो पद प्रतिष्ठा में आपसे बड़े हैं, पर वो सच्चा देश प्रेम जिसके कारण आपने अपने आप को देश पर निछावर कर दिया है, अपनी विस्तृति गहराई और लगन में बेजोड़ है। आपका जीवन उत्साही युवकों के लिए उच्चाकांक्षा का अनुकरणीय उदाहरण है। आज आपको देश के राजनीतिक मंडलों में बहुत ही ऊंचा पद प्राप्त है, और ये कहने में तनिक भी अतियुक्ति नहीं कि आपके देशवासी आपकी पूजा करते हैं। इसका प्रमाण इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि महात्मा गांधी जैसे पूजनीय पुरुष भी आपको अपना गुरु मानते हैं, और इसमें तो शक शुबहे की गुंजाइश ही नहीं है कि व्यवस्थापिका सभा में आपने जो बड़े बड़े काम किए हैं वो उसके इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे। गोखले का जन्म 1863 ईस्वी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर नगर में हुआ। माँ बाप अगर निर्धन और अर्थकष्ट में न थे तो किसी प्रकार संपन्न भी न थे। आपने वहीं के स्कूलों में पढ़कर FA पास किया और फिर बंबई जाकर एल्फिंस्टन कॉलेज में नाम लिखाया। प्राचीनता और देशोपकार की दृष्टि से ये कॉलेज भारत के सब कॉलेजों का सिरमौर है। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता जैसे राष्ट्रनायकों की शिक्षाशाला होने का गौरव इसी कॉलेज को प्राप्त है। मिस्टर गोखले की नैसर्गिक प्रतिभा की यहाँ बहुत जल्दी धूम मच गई। विद्यार्थी और अध्यापक सभी आदर की दृष्टि से देखने लगे। गणित से आपको विशेष रुचि थी और कॉलेज के गणिताध्यापक मिस्टर हाथार्न अपने होनहार शिष्य के बुद्धि वैभव पर गर्व किया करते थे। चूंकि आपके माँ बाप पढ़ाई का खर्च न उठा सकते थे, इसलिए ये अत्यावश्यक था कि परीक्षा फल ऐसा हो जिससे आप छात्रवृत्ति के अधिकारी ठहराए जाए, और कोई भी आदमी जो आप और आपके गुणों से परिचित था आपकी सफलता में रत्ती बराबर भी संदेह न कर सकता था। पर कुछ ऐसे संयोग उपस्थित हुए कि आप सम्मान के साथ BA की उपाधि न प्राप्त कर सके। इस विफलता से आपको जो दुख हुआ उसका अंदाजा वही अच्छी तरह कर सकता है जिसकी आशाओं पर इस प्रकार पानी फिर गया हो। अंत में जीविका की चिंता आपको पुणे ले गई। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती होने का विचार था, जिसके लिए गणित में प्रवीण होने से आप विशेष रूप से उपयुक्त थे। पर सफलता फिर अपना अमंगल रूप लेकर सामने आई। प्रवेश की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और प्रिंसिपल ने आपको भर्ती करने में असमर्थता प्रकट की। इस नई विफलता से आपका मन और भी छोटा हो गया। फल मन चाहा होता तो आप किसी डिवीजन के इंजीनियर हो जाते और धन वैभव के विचार से आपकी स्थिति कहीं अच्छी होती। मगर फिर आपके हृदय मस्तिष्क के उच्च गुणों की अभिव्यक्ति जाने किस क्षेत्र में होती। सच तो ये है कि आपके भाग्य में देश और जाति पर निछावर होना लिखा था। आपकी वो विफलताएं जो आपकी निजी आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक हुईं, राष्ट्र के लिए ईश्वर की बहुत बड़ी देन सिद्ध हुईं। भगवान करे ऐसी विफलताएं जिनके शुभ परिणामों पर सहस्त्रों सफलताएं ईर्ष्या करें, सबको प्राप्त हों। उसी समय वहां दक्षिण के कुछ उदार हृदय उत्साही देशभक्तों ने जनसाधारण की शिक्षा के लिए एक अंग्रेजी स्कूल खोला था, और मिस्टर तिलक, मिस्टर आप्टे और अन्य महान भावों के संरक्षण में डेकन एजुकेशन सोसाइटी नाम से संस्था स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा का प्रचार करना था। मिस्टर गोखले ने जीविका का और कोई उपाय न देख इसी विद्यालय में एक पद स्वीकार कर लिया। आगे चलकर यही विद्यालय फर्गुसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आज तक दक्षिण की सहानुभूति, देश सेवा के उत्साह और आत्मत्याग के सजीव स्मारक के रूप में विद्यमान है। उक्त शिक्षा संस्था के प्रत्येक सदस्य को यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि मैं इस कॉलेज में बिना पारिश्रमिक का विचार किए यथाशक्ति शिक्षण कार्य करता रहूंगा। भारतवर्ष अनंत काल तक उन महान भावों के आत्मत्याग का ऋणी रहेगा जिन्होंने अपनी निजी लाभ की ओर न देखकर अपना जीवन देश सेवा के लिए अर्पण कर दिया, और जिनके सत्प्रयत्न के फलस्वरूप एक छोटा सा स्कूल आज देश का एक
सुविख्यात और सुसम्मानित राष्ट्रीय महाविद्यालय है। प्रसन्नता की बात है कि देश सेवा का उत्साह जिसने फर्गुसन कॉलेज को पाला पोसा आज हमारे ज्ञानालोक से वंचित प्रांत में भी विशेष रूप से प्रकट हो रहा है और कुछ प्रगतिशील देशभक्तों ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया है और उनकी ये तपस्या आगे चलकर अवश्य सफल होगी। मध्यवित्त वर्ग के दूसरे नवयुवकों की तरह गोखले के हृदय में भी नाम प्रतिष्ठा के अतिरिक्त धन संपत्ति की भी आकांक्षा भरी हुई थी। ये नौकरी उन्होंने आवश्यकता से विवश होकर केवल अस्थायी रूप में स्वीकार कर ली थी, पर जब संस्था के सदस्यों के साथ उठने बैठने रहने सहने और विचार विनिमय का अवसर मिला तो उनके उदार और सहानुभूति युक्त विचारों का इन पर भी गहरा असर पड़ा। आप भी उसी रंग में रंग गए और देश सेवा की उमंग इतनी उमड़ी कि नाम बड़ाई धन दौलत के हवाई किले क्षण भर में धराशायी हो गए। आप जैसे युवक के लिए जिसके पास न पैतृक संपत्ति थी और न आमदनी बढ़ाने का और कोई जरिया, इस शिक्षा संस्था के उद्योगों में हाथ बटाना साधारण बात न थी, खासकर उस अवस्था में जबकि उन पर बहुतों के भरण पोषण का भार हो। प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ समय तक आप बड़े पशुपेश में पड़े हुए थे, पर अंत में देश प्रेम की विजय हुई और आप डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए, जिसका अर्थ ये था कि आप 75 रुपये मासिक वेतन को उन्नति की चरम सीमा समझकर 20 वर्ष तक शिक्षण कार्य करते रहे। इस त्याग से प्रकट हो सकता है कि आपकी दृष्टि में लोकहित का दर्जा दूसरी लौकिक इच्छाओं की तुलना में क्या था। जब इस बात को सोचिए कि उस समय आपकी अवस्था कुल जमा 18 साल की थी, तब हृदय में उमंगों आकांक्षाओं का सागर लहराता रहता है, तो स्वीकार करना पड़ता है कि आप सचमुच देवता थे। ऐसे देशभक्त तो बहुत मिलेंगे जो संसार के सुख भोग से परितृप्त हो जाने के बाद अंत के थोड़े से दिन देश कार्य को दे दिया करते हैं, पर ऐसे कितने हैं जो मिस्टर गोखले की तरह अपना तन मन धन सब राष्ट्र के चरणों पर समर्पण कर देने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। उक्त संस्था में सम्मिलित होने के बाद आप बड़ी लगन उत्साह और एकनिष्ठता के साथ अध्यापन कार्य में जुट गए। अपने उत्साह और परिश्रम के कारण थोड़े ही समय में अध्यापकों में आपको विशिष्ट स्थान प्राप्त हो गया और कुछ ही दिनों में आप कॉलेज के प्राण हो गए। उस समय कॉलेज की आर्थिक अवस्था ऐसी बुरी हो रही थी कि मजबूरन एक मामूली से मकान में गुजर करना पड़ता था। आपने उसके लिए एक यथायोग्य भव्य भवन बनवाने का निश्चय किया और अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण देश का दौरा शुरू किया। लगभग 3 बरस के अथक प्रयास के बाद आपने 2 लाख रुपये एकत्र कर लिए। इस सफलता ने आपकी उद्योगशीलता, कार्यकुशलता और प्रबंधपटुता का सिक्का बिठा दिया। कॉलेज के लिए जल्द ही एक आलीशान इमारत बनकर तैयार हो गई, जो सदा दक्षिणात्यों की सच्ची देशभक्ति और निस्वार्थ प्रयत्न का प्रतीक बनी रहेगी। इस महिमा मंडित कॉलेज और उसके सच्ची लगन वाले कार्यकर्ताओं के श्रम और उद्योग की सराहना लॉर्ड नॉर्थकोट और अन्य सज्जनों ने जिन शब्दों में की है, वो निश्चय ही अति उत्साहवर्धक है। चूंकि देश को गोखले का चिरऋणी होना था, इसलिए उसके सामान भी देवगति से इकट्ठा होते गए। शिक्षा संबंधी कार्य करते अभी पूरे 3 बरस भी न हुए थे कि आपको उस विद्या गुण से पूरे देवोपम उदार हृदय महापुरुष की शिष्यता का सुयोग प्राप्त हुआ, जिसका यश आज भारत का बच्चा बच्चा गा रहा है। ऐसा कौन होगा जो स्वर्गीय महादेव गोविंद रानडे के पुनीत नाम से परिचित न हो। हिंदुस्तान की हर दरो दीवार आज उस पुण्य कीर्ति का गुणगान कर रही है। उनका जीवन संसार के संपूर्ण सद्गुणों का उज्ज्वल उदाहरण है। उस देश के प्यारे के हृदय में देश और जाति की याद हरदम बनी रहती थी। भारतवर्ष की ऐसी कौन सी सभा समिति थी जिसको साधु पुरुष से कुछ सहायता न मिली हो। उन दिनों पुणे की सार्वजनिक सभा की ओर से पत्र निकालने के लिए एक उत्साही, परिश्रमी, प्रगतिशील विचार वाले युवक की आवश्यकता थी। मिस्टर गोखले की उम्र उस समय 22 साल से अधिक न थी। कितने ही परिपक्व वय और अनुभव वाले सज्जन इस पद के लिए दावेदार थे, पर श्रीयुत रानडे की जौहरी निगाह में इस कार्य के लिए आपसे अधिक उपयुक्त दूसरा दिखाई न दिया। वाह, क्या परख थी! बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि रानडे का चुनाव इससे अच्छा हो ही नहीं सकता था। पत्र संपादन का भार अपने ऊपर लेते ही आपने देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का गंभीर अध्ययन आरंभ कर दिया
और इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए मिस्टर रांडे से अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता था। एक सज्जन का कथन है कि मिस्टर गोखले एक राष्ट्रीय मीरास है जो स्वर्गीय रानाडे ने देश को प्रदान किया है, और ये कथन सर्वथा सत्य है। इससे कौन इनकार कर सकता है कि आप अपने गुरु के रंग में नख से शिख तक डूबे हुए थे। एक भाषण में स्वयं सरगर्व कहा था कि मुझे 12 वर्ष तक उस महामती की शिष्यता का गौरव प्राप्त रहा और इस बीच मैंने उनके उपदेशों से अमित लाभ उठाया। इन शब्दों में कितनी श्रद्धा भरी है ये बताने की आवश्यकता नहीं। धन्य है वो देवोपम गुरु और गुणशाली शिष्य। आज मिस्टर रानाडे की आत्मा स्वर्ग में अपने शिष्य की निस्वार्थ देश सेवा देखकर आनंद में झूम रही होगी। मिस्टर गोखले को देश के आर्थिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर जो असाधारण अधिकार प्राप्त था वो उसी महान भाव के सत्संग का प्रसाद था। इस 12 वर्ष के शिष्यत्व में आपने कितनी ही आर्थिक रिपोर्टों और पत्रों के खुलासे किए जो संशोधन के लिए श्रीयुत रानाडे की सेवा में उपस्थित किए जाते थे, और इसमें कोई संदेह है कि उनके संशोधन श्रद्धावान शिष्य के लिए आफत का सामान हो जाते थे। वो उसी कठिन साधना का सुफल था कि सरकारी आर्थिक रिपोर्टों की भूल भुलैया को कोई चीज न समझते थे और चुटकी बजाते दूध का दूध पानी का पानी अलग करके दिखा देते थे। मिस्टर रांडे का सानिध्य प्राप्त करने से आपको केवल यही लाभ नहीं हुआ कि आपको देश के उपस्थित प्रश्नों का मार्मिक ज्ञान हो गया, किंतु दिन रात के साथ ने आपके हृदय पर भी अपने गुरु की श्रमशीलता, दृष्टि की व्यापकता, विचारों की उदारता, निष्पक्षता, विवेचना शक्ति और सच्चाई की ऐसी गहरी छाप डाल दी कि ज्यों-ज्यों दिन बीते वो मिटने के बदले और उभरती गई। 8 बरस तक आपने शिक्षण कार्य करने के अतिरिक्त सार्वजनिक सभा के पत्र ज्ञान प्रकाश को मिस्टर रांडे के तत्वावधान में बड़ी योग्यता से चलाया। आपके मत ऐसे प्रौढ़ और पक्के होते थे और आपके लेखों में वो सजीवता, नवीनता और ओज होता था कि थोड़े ही दिनों में वो पत्र शिक्षित समुदाय में आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा और सबको मालूम हो गया कि देश के सार्वजनिक जीवन में एक बड़े ही योग्य व्यक्ति की वृद्धि हुई है। इसका व्यावहारिक प्रमाण ये मिला कि आप बंबई प्रांतीय काउंसिल के मंत्री बना दिए गए और 4 साल तक इस कार्य को भी आपने बड़ी तत्परता और योग्यता के साथ किया। इन सेवाओं की बदौलत आपकी कीर्ति देश के दूसरे प्रांतों में भी कस्तूरी की गंध की तरह फैलने लगी और अंत में 1897 ईस्वी में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंत्री पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसी साल आपको अपनी देशभक्ति का परिचय देने का एक सुयोग हाथ लगा। कांग्रेस और अन्य देश हितैषी बहुत अरसे से ये शिकायत करते आ रहे थे कि ऊंचे पदों पर आमतौर से अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते हैं और भारतवासी अधिक योग्यता रखने पर भी उनसे वंचित रहते हैं। अंत में पार्लियामेंट का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और लॉर्ड विल्बी की अध्यक्षता में एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया कि इस बात की जांच पड़ताल करे कि ये शिकायतें कहाँ तक साधार हैं और कुछ ऐसी तजवीज़ें पेश करे जो सरकार के लिए नियमावली का काम दें। दुख है कि ब्रिटिश नेकनियति और न्यायनिष्ठा का ये अंतिम परिचय और प्रमाण था और एंग्लो इंडियन वर्ग ने जिस बेदर्दी के साथ इन प्रस्तावों का दमन किया वो उनके आचरण और नीति पर सदा एक काला धब्बा बना रहेगा। उस समय तक मिस्टर गोखले की सूक्ष्मदर्शिता, ओज भरे वक्तृत्व, भारतीय प्रश्नों से सम्यक अभिज्ञता और आर्थिक विषयों की समीक्षा की योग्यता की सारे भारत में धूम मच रही थी। इसलिए दक्षिण के लोगों के प्रतिनिधि बनाकर विल्बी कमीशन के सामने मत प्रकाश के लिए भेजे गए। मिस्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मिस्टर दीनशाह इदुलजी चाचा और मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर के साथ आप इंग्लैंड गए। वहां कमीशन के सामने आपने जो भाषण किया वो भाषा के सौष्ठव और ओज, युक्ति, तर्कों की सबलता और देशभक्ति के उत्साह की दृष्टि से बेजोड़ है। यद्यपि ये भाषण बड़ा लंबा था फिर भी कमिश्नरों ने बड़ी उदारता और प्रसन्नता के साथ उसकी सराहना की और इसमें भी संदेह नहीं कि उनके प्रस्तावों पर उसका गहरा असर पड़ा। भारत की गरीबी और सरकार की अनुचित कठोरता का करुण शब्दों में वर्णन करने के अनंतर आपने कहा, वर्तमान शासन प्रणाली का ये परिणाम हो रहा है कि हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति दिन दिन छिजती जा रही है। हम दैन्य और अपमान का जीवन स्वीकार करने को बाध्य किए जाते हैं। पद पद पर हमको इस बात की याद दिलाई जाती है कि हम एक दलित जाति के जन हैं।
हमारी स्वाधीनता का गला बेदर्दी से घोंटा जा रहा है, और ये सब केवल इसलिए कि वर्तमान शासन व्यवस्था की नींव और मजबूत हो जाए। इंग्लैंड का हर एक युवक जिसको ईश्वर ने बुद्धि और उत्साह के गुण प्रदान किए हैं, आशा करता है कि मैं भी किसी न किसी दिन राष्ट्ररूपी जहाज का कप्तान बनूंगा। मैं भी किसी न किसी दिन ग्लैडस्टन का पद और नेल्सन का यश प्राप्त करूंगा। ये भावना एक स्वप्न मात्र क्यों न हो, पर उसके उत्साह और उच्चाकांक्षा को उभारती है। वो जी जान से गुण सीखने और योग्यता बढ़ाने के यत्न में लग जाता है। हमारे देश के अभागे नौजवान ऐसे उत्साहवर्धक स्वप्न नहीं देख सकते। वे ऐसे ऊंचे हवाई महल भी नहीं उठा सकते। वर्तमान शासन प्रणाली के रहते ये संभव नहीं कि हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकें जिसकी शक्ति और योग्यता प्रकृति ने हमें प्रदान की है। वो नीत बल जो प्रत्येक स्वाधीन जात का विशेष गुण है, हम में लुप्त होता जा रहा है। अंत में इस स्थिति का शोचनीय परिणाम यही होगा कि हमारी शासन प्रबंध और युद्ध की योग्यता अव्यवहारवश नष्ट हो जाएगी और हमारी जात का इतना अधःपतन हो जाएगा कि हम लकड़ी काटने और पानी भरने के सिवा और किसी काम के न रह जाएंगे। कमीशन के सामने गवाही देने के बाद मिस्टर गोखले ने लंदन और इंग्लैंड के दूसरे जिलों का भ्रमण आरंभ किया, जिसमें अपनी जोरदार वक्तृताओं से ब्रिटिश जनता के हृदय में भारत के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करें और देश की स्थिति के विषय में उनकी शोचनीय उपेक्षा तथा अनभिज्ञता को दूर करें। आपके इन सत प्रयत्नों की दाद ब्रिटिश जनता ने दिल खोल कर की। आपके भाषणों के साथ बड़ी दिलचस्पी दिखाई गई। सब ओर से साधुवाद की वर्षा होने लगी, बधाई के पत्र आने लगे और कुछ ही दिनों में सब पर आपके वक्तृत्व और विद्वता का सिक्का जम गया। पर उस समय जब आप कृतकार्य होकर भारत लौटने वाले थे, एक अनिष्ट घटना घटित हुई, जिसके कारण कुछ दिनों तक आपको अपने अनभिज्ञ नाकद्रे देशवासियों से लांछित होना, उनके निष्ठुर व्यंग आक्षेपों का निशाना बनना पड़ा। उन दिनों बंबई के शासन की बागडोर लॉर्ड सेडर्स के हाथों में थी। प्लेग के प्रतिबंध के लिए आपने बड़े कड़े नियम प्रचारित किए थे और उनको काम में लाने वाले अहलकार उन पर हाशिया चढ़ाकर जनता पर अवर्णनीय अत्याचार करते। सो जब पुणे में इस महामारी का प्रकोप हुआ और सरकारी कर्मचारी उसके प्रतिबंध की धुन में अंधेर मचाने लगे, तो जनता भड़क उठी। शिक्षित जनों को भी अधिकारियों का यह हस्तक्षेप अनुचित जान पड़ा। उन्होंने इसका जोरों से विरोध किया। समाचार पत्रों ने भी उनका साथ दिया, पर नौकरशाही की निद्रा न टूटी। अंत में दो अंग्रेजों, रैंड और आयर्स को, जो जनता की भी निगाह में इन सारी ज्यादतियों के लिए कारणभूत थे, सरकार की करनी और जनता के क्रोध का फल भुगतना पड़ा। इन दो अंग्रेजों के कत्ल से अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उनको संदेह हुआ कि उपद्रव शिक्षित वर्ग का उठाया हुआ है। अंग्रेजी अखबारों ने भी हल्ला मचाना शुरू किया और प्रतिहिंसा के आवेश में ईश्वर जाने क्या क्या लिख डाला। किसी ने सलाह दी, हिंदुस्तानी अखबारों की धज्जियां उड़ा दो। किसी ने कहा, पुणे की ईंट से ईंट बजा दो। भारतीय पत्रों का साहस भी सराहनीय है कि वो सच कहने से न चूके। अंग्रेजों का भी खूब तुर्की बतुर्की जवाब दिया। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने कुछ देशभक्तों के रक्त से अपने क्रोध की आग ठंडी की। एंग्लो इंडियन समुदाय ने घी के चिराग जलाए, खुशी मनाई और सरकार के अति कृतज्ञ हुए। मिस्टर गोखले अभी इंग्लैंड में ही थे कि उनके मित्रों ने भारत सरकार के अत्याचार उत्पीड़न के दिल हिला देने वाले विवरण पुणे से लिख लिख कर भेजना आरंभ कर दिए। उनको आशा थी कि आप इंग्लैंड में सरकार की इन अनुचित कार्रवाइयों को मशहूर करके उनकी ओर पार्लियामेंट का ध्यान खींच सकेंगे। अपने देशवासियों की ये दुर्दशा ऐसे देशभक्त के, जो देश पर तन मन वार चुका हो, जोश को न उभारे, यह संभव था। फिर भी आपने बड़े धैर्य और संयम से काम लिया। आप भली भांति जानते थे कि सरकार पर ये इल्जाम लगाने के लिए सबूत जुटाना असंभव हो जाएगा, और इन घटनाओं को प्रकट करने के पूर्व आपने बड़े सोच विचार से काम लिया। पर इसी बीच रैंड और आयर्स की हत्या का भयावना समाचार पहुंचा और उसने ब्रिटिश जनता में अजीब हलचल मचा दी। भारतीयों को दंड देने के उपाय सोचे जाने लगे। अफवाह उड़ी कि पुणे के 25 प्रतिष्ठित और प्रभावशाली जन फांसी पर लटका दिए जाएंगे। इसी प्रकार के और भी आतंकजनक समाचार, जो सर्वथा निराधार थे, प्रसिद्ध हुए। अब आपसे जब्त न हो सका और आवश्यक हो गया कि आप भी अपनी आवाज उठाएं। अतः आपने उन पत्रों के आधार पर, जो पुणे से आपके मित्रों ने लिखे थे, सरकार की अनुचित कठोरता और अत्याचार की जोरदार शब्दों में घोषणा की और ये साबित करने की कोशिश की कि ये प्रजा का दोष नहीं है,
कि वो सरकार से विमुख हो रही है, किंतु सरकार की नासमझी है कि वो उसे दुख देकर उत्तेजित कर रही है। आपने जो कुछ कहा वो केवल उन्हीं पत्रों के आधार पर था, पर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन ने लॉर्ड सैंडर्स के पत्र के आधार पर आपके बयान और इल्जामों का खंडन किया। अब आपके लिए इसके सिवा और कोई उपाय न रहा कि या तो तथ्यों और प्रमाणों से अपने अभियोगों को सिद्ध करें या लज्जापूर्वक उनको वापस लें। अस्तु आप भारत लौटे, पर इसी बीच बंबई सरकार ने पुणे के मुखियों की गिरफ्तारी का हुक्म निकाल दिया था, और जब आप अदन पहुंचे तो उन्हें खबर देने वाले मित्रों के पत्र मिले जिनमें प्रार्थना की गई थी कि हमारे नाम न प्रकट किए जाएं। गिरफ्तारी के हुक्म ने उन लोगों को इतना भयभीत कर दिया था कि वो कसम खाने को तैयार थे कि वो पत्र हमारे लिखे हुए न थे। मित्रों के इस तरह धोखा देने और कायरपन दिखाने से उस निर्मल निष्पाप हृदय को जो चिंता और व्यथा हुई, उसका अनुमान करना असंभव है। कुछ दिन तक सबको भय था कि आप सदा के लिए सार्वजनिक जीवन से अलग हो जाने को विवश किए जाएंगे। आपको निश्चय हो गया कि उन अभियोगों को जो मैंने सरकार पर लगाए हैं साबित करना कठिन ही नहीं, स्पष्टतः असाध्य कार्य है। इसलिए अब शराफत और मर्दानगी का अनुरोध यही था कि आप भूल स्वीकार करें और खेद प्रकाश के द्वारा अपने उन शब्दों का शोधन मार्जन करें जिनसे सरकार के आचरण पर धब्बा लगता था। जब अपने दावे को साबित करने का कोई उपाय दिखाई न देता था, तब भी उस पर अड़े रहना आपकी न्यायशील दृष्टि में सरकार का अकारण अपमान करना था। अतः सब पहलुओं पर भली भांति विचार कर लेने के बाद आपने अपनी सुप्रसिद्ध क्षमा याचना प्रकाशित की। पर आपके देशवासी जो वस्तु स्थिति से पूर्ण परिचित न थे, तुरंत आपसे अप्रसन्न हो गए और आपके इस कार्य को अव्यवस्थित चित्तता तथा भीरुता बताया। बड़ी निष्ठुरता से आप पर भर्त्सना के बाण बरसाए गए, यहाँ तक कि मिली मार और खुशामद के इल्जाम भी लगाए गए। यद्यपि उस समय भी भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों में ऐसे न्यायशील और दृढ़ विचार के पुरुष विद्यमान थे जिन्होंने दिल खोलकर आपके इस सत्साहस की सराहना की। स्वर्गीय जस्टिस रांडे ने, जो अपने सुयोग्य और सच्चे शिष्य की गतिविधि को पितृसुलभ स्नेह और उत्सुकता से देख रहे थे, आपके इस प्रकार हृदय शुद्धि का प्रमाण देने पर प्रसन्नता प्रकट की। पर धन्य है वो उदारशयता और महानुभावता कि मित्रों और शुभचिंतकों के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाले वचन और कर्म आपके उत्साह को तनिक भी घटा न सके। आपने इस फारसी कहावत हर एक अजदोस्त मीर सद नेकोस्त, यानी मित्र से जो कुछ भी मिले शुभ ही होगा, का अनुसरण कर सारे निंदा अपमान को माथे चढ़ा लिया। ऐसी स्थिति में एक बनावटी देशभक्त अपने देशवासियों को कृतघ्नता का दोषी ठहराता, देश की नाकदरी और बेवफाई का रोना रोता और शायद सदा के लिए सार्वजनिक जीवन से मुंह फेर लेता। पर आप उन देशभक्तों में नहीं थे। जन्मभूमि का प्रेम और भाइयों की भलाई का भाव आपकी प्रकृति बन गया था। अपनी सहज अध्यवसायशीलता और एकाग्रता से फिर स्वदेश की सेवा में जुट गए, और प्रसन्नता की बात है कि वो दिन जल्दी ही आया कि आपके भ्रम में पड़े हुए विरोधी अपने आक्षेपों पर लज्जित हुए। अभी पत्रकारों का क्रोध ठंडा न हुआ था कि बंबई में प्लेग से त्राही त्राही मच गई। लोग लड़के बाले घर बार छोड़ छाड़ कर भागने लगे। आवश्यक जान पड़ा कि उत्साही देशभक्त रोगियों की चिकित्सा और सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डालें। जिस आदमी ने सबसे पहले इस भयावनी घाटी में कदम रखा वो श्री गोखले ही थे। जिस तत्परता, तन्मयता और विनम्रता के साथ आपने प्लेग प्रतिबंधक अधिकारियों का हाथ बटाया वो आपका ही हिस्सा था। सारा देश आपकी प्रशंसा से गूंजने लगा। लॉर्ड सैंडर्स भी, जिन्होंने पहले कितनी ही बार आप पर चोटें की थी, इस समय आपकी देशभक्ति और जनता के प्रति सच्ची सहानुभूति के कायल हो गए और कौंसिल में आपको धन्यवाद देकर अपना गौरव बढ़ाया। लोकहित में आपका अथक प्रयास देखकर देश फिर आपका भक्त बन गया। दक्षिण के लोगों ने सर्वसम्मति से आपको बंबई कौंसिल की सदस्यता पर प्रतिष्ठित किया। यहाँ आपने ऐसी लगन और एकनिष्ठता से देश की सेवा की कि सबके हृदय में आपके लिए आदर सम्मान उत्पन्न हो गया। बॉम्बे लैंड रेवेन्यू यानी मालगुजारी बिल के संबंध में जो जोरदार बहसें हुईं, उनमें आपने प्रमुख भाग लिया और सरकार को विश्वास दिला दिया कि गैर सरकारी सदस्य सरकार के कार्यों की टीका विरोध की नीयत से नहीं करते, किंतु सद्भावमय सहयोग की नीयत से करते हैं। विदेशी सरकारों में सदा ये दोष रहता है कि उनके हरेक तजवीज़ के दो पहलू हुआ करते हैं।
सरकार अपने पहलू के हानि लाभ पर तो विचार कर लेती है, पर गरीब प्रजा के पक्ष की सर्वथा उपेक्षा कर जाती है। आपने सदा सच्चे मन से इसका यत्न किया कि सरकार के सामने आने वाले प्रत्येक प्रश्न और योजना की प्रजा की दृष्टि से समीक्षा करें और सरकार को उसके अवश्यंभावी परिणाम सुझाएं, जिसमें वो प्रजा के विचारों और आवश्यकताओं को जानकर उसकी भलाई की चिंता और उपाय करती रहे। इन महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण आपके प्रशंसकों और भक्तों की परिधि और भी विस्तृत हो गई और आप बंबई की ओर से वाइसराय की काउंसिल के गैर सरकारी सदस्य चुने गए। सार्वजनिक जीवन से दिलचस्पी रखने वाला हर एक आदमी जानता है कि वहां आपने अपने कर्तव्यों का पालन कितने परिश्रम, सच्चाई और जागरूकता के साथ किया। आपकी वक्तृताएं खोज, बहुज्ञता, ओजस्विता और साहस भरी भाषा की दृष्टि से अपना जवाब नहीं रखती। यूनिवर्सिटी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट यानी सरकारी रहस्य गोपन बिल के विरोध में आपकी ललकारें अभी तक हमारे कानों में गूंज रही हैं और आशा है कि आपकी ये वक्तृताएं सदा अपने ढंग की सर्वोत्तम वक्तृताएं मानी जाएंगी। आपके गर्जन से लॉर्ड कर्जन जैसे शेर की भी बोलती बंद हो जाती थी। इसमें संदेह नहीं कि बड़ी काउंसिल में आप ही एक योद्धा थे जिससे लॉर्ड महोदय आंखें बचाते फिरते थे। आपकी आलोचनाओं पर अक्सर विरोध की नीयत का संदेह किया गया, पर उसका कारण केवल ये है कि लॉर्ड कर्जन जैसा अभिमानी निरंकुश व्यक्ति अपनी कार्रवाइयों का भंडा फोड़ होना सहन नहीं कर सकता था, इसलिए आपकी नीयत में बुराई दिखाकर अपने दिल का गुबार निकाल लेता था। आप जैसे विद्वान और बहुज्ञ व्यक्ति से ये बात छिपी नहीं थी कि विदेशी सरकार सदा जनता की सहानुभूति से वंचित और गलत फहमियों का शिकार बनी रहती है। उसको एक एक कदम खूब ऊंचा नीचा देखकर धरना होता है। इसी दृष्टि से आपने कभी सरकार को जनसाधारण की निगाह में गिराने या दोषी बनाने की चेष्टा नहीं की, बल्कि जब कभी मौका मिला बड़े गर्व से उन बड़े बड़े लाभों की चर्चा की जो अंग्रेजी राज्य की बदौलत हमें प्राप्त है। अंग्रेजों की प्रामाणिकता, शुद्ध व्यवहार और नेक नियति के आप सदा से प्रशंसक थे, पर इसके साथ ही उन दोष त्रुटियों से भी अनभिज्ञ नहीं थे जो अंग्रेजी शासन में मौजूद हैं और जिन्होंने उसको बदनाम कर रखा है। आपका विश्वास था कि ये दोष बदनीयति के कारण ही नहीं, किंतु गलत और अनुपयुक्त सिद्धांतों को काम में लाने के कारण है, और उसका कोई उपाय हो सकता है तो यही कि भारतवासियों को शिक्षा संपादन की प्रगति के साथ साथ राजकाज में भी अधिकाधिक भाग लेने का अवसर दिया जाए, उनकी आवाज़ें अधिक सहानुभूति के साथ सुनी जाएं, उनके गुणों तथा योग्यता का आदर अधिक उदारता के साथ किया जाए और उनकी अपनी जिम्मेदारी आप उठाने की योग्यता उत्तरोत्तर बढ़ाई जाए। निस्संदेह आपका आदर्श बहुत ऊंचा है, पर यही आदर्श सदा से न केवल उच्चाकांक्षी भारतीयों का रहा है, किंतु उन उदारमना न्यायप्रिय अंग्रेजों का भी रहा है जो भूतकाल में भारतीयों के भाग्य के मालिक थे। जॉन ब्राइट, ब्रैडला, मैकाले और फास्ट जैसे मानव हितैषी उदारशय पुरुषों के सामने भी यही आदर्श था। लॉर्ड बेंटिंक और लॉर्ड रिपन जैसे महान भावों ने भी इसी आदर्श के अनुसरण का यत्न किया, और राजा राम मोहन राय, जस्टिस रांडे और दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्र के पथ प्रदर्शक भी इसी आदर्श का पुकार पुकार कर समर्थन करते गए। मिस्टर गोखले भी इसी आदर्श के उत्साही समर्थकों में थे, और जब तक वो शुभ दिन न आ जाए जबकि सरकार इस आदर्श का अनुसरण करे, प्रत्येक उच्चाकांक्षी देश हितैषी का प्रथम कर्तव्य यही होगा कि वो इस आदर्श को कार्य रूप देने के यत्न में संलग्न रहे। मिस्टर गोखले को जो लोकप्रियता और देश के नेताओं में जो प्रमुख स्थान प्राप्त था, उस पर प्रत्येक व्यक्ति को गर्व हो सकता है। आपने अपने को राष्ट्र पर उत्सर्ग कर दिया था। आपके हृदय में कोई लौकिक कामना थी तो यही कि भारत भूमंडल के उन्नत राष्ट्रों में सम्मान का पद प्राप्त करे और गरीबी के गहरे गड्ढे से निकलकर समृद्धि के सतखंडे पर अपनी पताका फहराए। आप दिन रात देश की भलाई के उपाय सोचने में ही डूबे रहते थे। निस्संदेह आप देश के नाम पर बिक गए थे, और यद्यपि सरकार ने आपकी निस्वार्थ देशभक्ति, लोकहित की सच्ची कामना तथा न्यायशीलता का आदर किया और आपको सितारे हिंद की उच्च उपाधि से सम्मानित किया, पर आप इतने विनम्र और शालीन थे कि इस आदर सम्मान को अपनी योग्यता से अधिक मानते थे। देशहित साधन की धुन में आपको मान प्रतिष्ठा की तनिक भी इच्छा न थी। मिस्टर दादाभाई नौरोजी में आपको भरपूर श्रद्धा थी। बंबई में उनकी सालगिरह का जलसा हुआ तो उनके गुणगान में आपने बड़ी ओजस्विनी वक्तृता की, जिसके अंतिम शब्द सोने के पानी से लिखे जाने योग्य हैं।
मेरे नौजवान दोस्तों, सोचो कि मिस्टर दादा भाई का जीवन कैसा उज्ज्वल आदर्श है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया है। जिस उत्साह से तुमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उसे देखकर हृदय को आनंद होता है। पर हम इस जलसे को कदापि सफल न समझेंगे अगर तुम्हारा उभरा हुआ उत्साह इतने ही से संतुष्ट हो जाए। तुम्हारा फर्ज है कि उस जीवन से शिक्षा ग्रहण करो और अपना भीतर बाहर उसी नमूने पर संवारने की कोशिश करो जिसमें किसी दिन ये गुण तुम्हारी प्रकृति के भी अंग बन जाए। सज्जनों, सब कुछ जानने और देखने वाला परमात्मा प्रत्येक देश में समय समय पर ऐसी आत्माएं भेजा करता है जो मार्गक्षों को रास्ता दिखाए और जिनके पद चिन्ह का अनुसरण कर भूले भटके बटोही अपने गंतव्य स्थान को पहुंचे। निस्संदेह दादा भाई नौरोजी इस अभागे देश की आंखों के तारे हैं। मुझसे कोई पूछे तो मैं जरूर कहूंगा कि आप जैसे ऊंचे विचार का देशभक्त दुनिया में किसी देश में मुश्किल से पैदा हुआ होगा। हम में से संभवतः कोई भी ऐसा न होगा जो उस ऊंचाई तक पहुंच सके। ऐसे बहुत कम होंगे जिन्होंने चित्त की इतनी दृढ़ता और ऐसा ऊंचा दिमाग पाया हो। पर हम सभी आपके समान जाति धर्म का भेदभाव न रखकर अपने देश को प्यार कर सकते हैं। हम सभी उस उच्च लक्ष्य के लिए जिस पर आपने अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है, कुछ न कुछ यत्न कर सकते हैं। आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि देश और जाति की सेवा करो। अगर हमारे नौजवान भाई इस शिक्षा से थोड़ा बहुत भी लाभ उठाएंगे तो देश का भविष्य निस्संदेह उज्ज्वल होगा, चाहे कभी कभी समा अंधेरी ही क्यों न हो जाए। मिस्टर गोखले को दिल से लगी थी कि श्री दादा भाई नौरोजी अपनी सारी जिंदगी की कोशिश से जिस कल्याणकारी कार्य का आरंभ मात्र कर पाए वो देशवासियों की लापरवाही और कम हिम्मती से नष्ट न हो जाए। इसका सर्वोत्तम उपाय आपको यही दिखाई दिया कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया जाए। यद्यपि इतने दिनों के अनुभव के बाद भारतवासियों को अब मालूम हो गया है कि अपने कष्टों की कहानी इंग्लैंड वालों को सुनाना बेकार है और हमारा उद्धार होगा तो अपनी हिम्मत और पुरुषार्थ से ही होगा। पर आपका विश्वास था कि भारत के विषय में ब्रिटिश जनता की वर्तमान उपेक्षा का कारण केवल उसका अज्ञान है। उसकी सहज न्यायप्रियता अब भी लुप्त नहीं हुई है। आपको पूरा भरोसा था कि भारत की स्थिति से परिचित हो जाने के बाद वो अवश्य उसकी ओर ध्यान देगी। हमारे लोक नायकों का सदा यही विचार रहा है। अतः समय समय पर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को विलायत भेजने के यत्न होते रहे हैं। पहली बार जो प्रतिनिधि गए थे उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्वर्गीय मिस्टर मनमोहन घोष जैसे धुरंधर वक्ता थे। उनका यत्न बहुत कुछ फलजनक सिद्ध हुआ। 1906 ईस्वी में फिर यही आंदोलन उठा और निश्चय हुआ कि हर सूबे से एक एक प्रतिनिधि इंग्लैंड भेजा जाए। इस गुरुतर कार्य के लिए सारे बंबई प्रांत की अनुरोध भरी दृष्टि मिस्टर गोखले की ओर उठी और उनके कठिन कार्य साधन में आनंद पाने वाले स्वभाव ने बड़े उत्साह से इस भार को अपने ऊपर लिया जिसे उठाने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति मिल नहीं सकता था। इंग्लैंड में विचारवान व्यक्तियों ने आपका बड़े प्रेम और उत्साह से स्वागत किया, पर चूंकि इसी बीच वंग भंग और स्वदेशी आंदोलन की चर्चा भी उठ गई थी, इसलिए भारतवासियों को आशंका थी कि मैनचेस्टर और लंकाशायर वाले जो स्वदेशी आंदोलन के कारण रुष्ट हो रहे हैं आपकी उपेक्षा न करें। सोचा जाता था कि उन स्थानों में जाते हुए आप खुद भी हिचकेंगे, पर आपकी गहरी निगाह ने भांप लिया कि उनसे दूर रहना और भी बिलगाव का कारण होगा। जब दवा की आशा उनसे की जाती है तो दर्द भी उन्हीं से कहना चाहिए। अतः आपने उन नगरों में जाकर ऐसे नपे प्रभावशाली और ओजस्वी भाषण किए कि सुनने वालों के विचार पलट दिए। स्वदेशी आंदोलन का आपने जोरों से समर्थन किया जो आपके नैतिक बल का प्रमाण है। आपने फरमाया कि बंगाल में ब्रिटिश माल के तिरस्कार का कारण ये नहीं है कि बंगालियों के विचार विप्लववादी हो गए हैं। इतिहास और अनुभव इसके गवाह हैं कि जैसी राजभक्त और आज्ञापालक जाति भारतीयों की है वैसी दुनिया की और कोई जाति नहीं हो सकती। जो जाति 150 साल से तनिक भी गर्दन न उठाए उसका एकाएक बिगड़ उठना अनहोनी बात है, जब तक कि उसके दिल को कोई असह चोट न पहुंचे। इसमें संदेह नहीं कि लॉर्ड कर्जन की कार्रवाइयां और खासकर उनके आखिरी काम ने बंगालियों को बहुत दुखी और क्षुब्ध कर दिया है। फिर भी अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो किसी सभ्य सरकार के लिए हस्तक्षेप या विरोध का समुचित कारण हो सके। शांति और व्यवस्था में तनिक भी अंतर नहीं पड़ा है। इस स्थिति में दुनिया की कोई और सभ्य जाति ईश्वर जाने क्या क्या उपद्रव मचाती।
कोई निष्पक्ष व्यक्ति बंगाल वालों के धैर्य और संयम की सराहना किए बिना नहीं रह सकता। ये सोचना निरा भ्रम है कि स्वदेशी आंदोलन पर इसलिए जोर दिया जा रहा है कि अंग्रेजों के प्रति उनके मन में शत्रुता का भाव है। बहुत से एंग्लो इंडियन पत्र लोगों को बहका रहे हैं। इस गलत फहमी में फंसे हुए लोगों को मालूम हो कि बंगाल वालों ने यह तरीका महज इसलिए इख्तियार किया है कि अपनी चीख पुकार और फरियाद ब्रिटिश जनता के कानों तक पहुंचाएं और उनकी सहानुभूति प्राप्त करें। जो इस तरीके को बुरा समझता हो वो बतलाए कि हिंदुस्तानियों के हाथों में और दूसरा कौन सा उपाय है। क्या भारत सचिव के दरवाजे पर जाकर दाता की जय मनाने से काम चलेगा, या पार्लियामेंट में एक दो प्रश्न कर लेने से उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा? अब अंग्रेजों की न्यायशीलता के लिए यही उचित है कि वो भारत सचिव से आग्रह अनुरोध करें। गरीब हिंदुस्तान पर झल्लाना, जो स्वयं ही दलित अपमानित हो रहा है, मर्दानगी की बात नहीं है। प्रत्येक अवसर पर आपने ऐसी ही जोरदार भाषण किए। कटु अप्रिय सत्य कहने में आपको कभी आगा पीछा नहीं होता था, और इंग्लैंड वासियों की उदारता को भी धन्य है कि अपनी ही जाति के अन्याय अत्याचार की कहानी सुनने के लिए हजारों की संख्या में जमा होते थे। यद्यपि इन नग्न सत्यों से उनके राष्ट्रीय अभिमान को चोट लगती थी, फिर भी विभिन्न सभा समितियों से आपके पास भारत के विषय में कुछ कहने के लिए इतने निमंत्रण आते थे कि कठोर परिश्रम के आदी होने पर भी सबको स्वीकार न कर सकते थे। भाषण के बीच में श्रोत्र समूह के ऐसे उत्साह से साधुवाद देता था और आदि से अंत तक ऐसी सहानुभूति का परिचय देता था कि आपको स्वीकार करना पड़ता था कि अंग्रेजों की न्यायवृत्ति अभी तक कुंठित नहीं हुई है। 1.5 महीने के अल्पकाल में आपने सारे इंग्लैंड का दौरा किया और कितने ही भाषण किए, पर जिस जाति ने मुद्दतों से हिंदुस्तान को अपनी मिल्कियत समझ रखा हो, उस पर ऐसे भाषणों का क्या टिकाऊ असर पड़ सकता था? सम्मानित और सदाशय अंग्रेज सज्जनों ने सहानुभूति प्रकट की और बस शासन यंत्र उसी पुराने ढर्रे पर चलता रहा। मातृभूमि, वो लोग अन्याय करते हैं जो कहते हैं कि हिंदू जाति मृत निष्प्राण हो गई है। जब तक दादा भाई रांडे और गोखले जैसे बच्चे तेरी गोद में खेलेंगे, हिंदू जाति कभी मुर्दा नहीं कही जा सकती। कौन कहता है कि अगर इन महापुरुषों का जन्म किसी स्वाधीन देश में हुआ होता तो वो ग्लडस्टन, बिस्मार्क या रूजवेल्ट न होते? अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम, तलवार और त्याग संग्रह में से गोपाल कृष्ण गोखले की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।